अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं शान कैटल फार्म पे और हमारे साथ मौजूद हैं शान कैटल फार्म के ओनर अब्दुल कादिर शान साहब। आइए आपको उनसे मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वैसे कादिर भाई खैरियत से? आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। तो शान भाई मुझे ये बताएं, वैसे प्रोफेशनली आपका मेन बिजनेस क्या है? मैं गोल्ड की ज्वेलरी से मुंसलिक हूँ। सदर के अंदर मेरी शॉप है, होलसेल का काम है मेरा। होलसेल का काम है। तो ये बताएं, ये कैटल फार्मिंग के शौक़ में कब से आए? बेसिकली शौक तो बहुत पुराना है, फिर शौक बढ़ते 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 अभी 4 साल हो गए कि अब मंडी भी जाते हैं और फार्म में बाकायदा यानी रेगुलर तरीके से करते हैं। तो शौक़ आपका कितना पुराना है? मतलब बचपन से पालते आ रहे हैं, कहीं घर पे पालते थे या अब आप फार्म किया आपने? शौक तो बचपन का ये है हमारे घर में। इवन मेरी खुद की कुर्बानी जो है हमारे घर में पले हुए बकरों से हुई है। अच्छा। जो हमारे घर में ही पले थे। ठीक है। तो उसी से मेरी जो है मेरा खुद का अकीका जो है वो उससे हुआ है। ये शौक बढ़ते बढ़ते चला गया। पहले थोड़े बहुत अपने घर के पास पाल लेते थे, फिर हल्के हल्के क्वांटिटी बढ़ती गई तो फिर फार्म की तरफ मूव हो गए। तो पहले भी ये शौक मतलब जब आपने बढ़ाया प्रोफेशनली, जब आप इस काम में कमर्शियल लेवल पे जब आपने फार्म खोला, तो क्या वजह क्या थी कि दोस्त यारों ने आपको वो किया कि नहीं यार तुम बोलो माशाल्लाह अच्छा पालते हो, या आपको खुद अंदाजा था नहीं मैं खोलूँगा तो मेरे पास ग्राहक खुद आएगा, मेरा माल इतना अच्छा होता है, मेरा माल की पलाई इतनी अच्छी होती है? नहीं, ये तो सोचा नहीं था। बेसिक ये होता है कि जानवर के अंदर जो भी शौकीन होता है तो उसको ये एक जानवर पसंद आता है तो उसके बाद दूसरा भी आता है, फिर तीसरा भी आता है। अब वो ऐसा हुआ कि मैंने जो मिसाल के तौर पर 5 जानवर लिए, 6 लिए, 7 लिए, 8 लिए, 10 लिए, फिर 15 हो गए। अब वो 15 जो है हम लोग किसी छोटी जगह पे पाल नहीं सकते हैं। अब जगह बड़ी ले ली तो ऑब्वियसली सी बात है, अब जगह बड़ी है तो उसमें जानवर कम है। फिर जानवर बढ़ते 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 वो कारवां यहाँ तक पहुँच गया। ब्रदर भाई कारवां यहाँ तक तो पहुँच गया, मुझे बताएं आगे का क्या इरादा है आपका? कारवां और बढ़ाना है, मज़ीद जानवरों की तादाद और बढ़ानी है, सही है? या आप उसको सिर्फ कहेंगे नहीं बस जो मेरे ग्राहक हैं मैं उन्हीं के लिए 1 जानवर 2 जानवर, या कुछ लोग माशाल्लाह 5 6 जानवर की कुर्बानी करते हैं, या उसी हद तक रखेंगे आप? क्या दूसरे बहुत सारे लोग कर रहे होंगे, उसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे होंगे। मेरा खुद का शौक है, मैं कभी किसी कस्टमर को निगाह में रख के कोई जानवर नहीं खरीदता हूँ। मुझे जो पसंद आता है अब वो मैं खरीद लेता हूँ। कस्टमर भेजने वाला तो वो अल्लाह की ज़ात है, वो भेज देते हैं। और किसका दिल नहीं करता कि उसका जो है बिजनेस जो है वो एक्सटेंड हो। हर कोई चाहेगा कि मेरा कारोबार बड़े से बड़ा हो। हाँ ये बात है, अभी इत्तेफाक से थोड़ी देर आपके आने से पहले मैंने इसको बोल दिया, अपने जो गवाला है जो मेरा मुंशी है, मैंने उसको बोला कि यार अब मैं जानवर नहीं खरीदूंगा और अभी इतने अहमद इसको ईद तक तैयार करने हैं। तो उसने अभी आपके आने से थोड़ी देर पहले उसने बोला यार तुम जितना भी बोल लो फिर भी एंड के एंड तक जो है ना बकराईद की चांद तक तो तुम जानवर खरीद लेते हो। ब्रदर भाई मैंने नजर में ये सिलसिला जो है ना चलता रहता है, खासतौर पर जब आदमी का शौक जुड़ा हुआ ना इससे, तो आदमी ये कहता नहीं बस आखिरी वक्त तक जानवर खरीदते रहो। लेकिन मुझे ये बताएंगे, पिछले आप कह रहे हैं माशाल्लाह 4 साल से आप मंडी का रुख करते हैं, मंडी जाते हैं, बेचते हैं, तो डेफिनेटली पहले लोग रमज़ान से हमारा ये सिलसिला शुरू हो जाता है, खासतौर पर कराची वालों का। फिर डिफरेंट फार्म से वो विजिट करते हैं, अपना कुर्बानी का जानवर बुक करा लेते हैं वो। तो आपके यहाँ कितने अरसे पहले से ये सेल और परचेज़ का काम शुरू हो जाता है? यार अल्हम्दुलिल्लाह जो मेरे पास जो अपने जो रेगुलर क्लाइंट हैं तो वो समझो अगर बकराईद के बाद से ही जो है अगर हम लोग कोई चीज़ अच्छी लेके आते हैं, अगर उनको पसंद आती है तो वो लोग वो अपनी तरफ कर ही लेते हैं कि हाँ ये मेरा हो गया। तो अगर देखा जाए तो मेरा 50% जो है माल जो है वो बेचा हुआ है कि जो अपने क्लाइंट हैं तो उन लोगों को हम लोगों ने दिया हुआ वो बेसिक मेरे पास पलाई पे और ईद के टाइम पे हम उनको डिलीवर कर देंगे। तो 50% माल अगर आपने भेज दिया है तो रिमेनिंग 50% है तो वो आप मंडी ले जाते हैं या आप टोटल माल मंडी उतारते हैं आप शोकेस के लिए? नहीं, शोकेस के लिए नहीं करता क्योंकि हम लोग जब मंडी ले आते हैं यहाँ से मंडी तक जाता है, सफ़र होता है, जानवर ख़राब होता है। तो मेरी कोशिश होती है कि हम लोग जो जानवर सेल किए हुए उनको मंडी लेके ना जाओ, यहीं से डिलीवर करें। परचेजिंग आपकी मेन कहाँ से होती है? कराची से ही होती है या पीछे पंजाब साइड से और दूसरी जगहों से? मेरी ज़्यादातर परचेजिंग जो है वो मुल्तान से होती है। सही है। मुल्तान में जो है मेरा एक बंदा है जो मेरा काम भी करता है और हमारी छोटी एक आड़त भी है मुल्तान के अंदर, रियान कुरैशी नाम है उनका, तो मेरे लिए वो माल परचेज़ करते हैं। अच्छा, मतलब आपको तो वहाँ विजिट नहीं करते? नहीं, मैं विजिट अगर कर लिया तो कर लिया। अब रेगुलर बेसिस के ऊपर अगर वहाँ पे हर हफ्ते की मंडी लगती है तो मैं तो हर हफ्ते तो नहीं जा सकता हूँ। तो बेसिकली क्या होता है कि वो मुझे अपनी वो मंडी के अंदर या कहीं जानवर खड़ा होता है वो उसकी वीडियो मुझे भेज देते हैं और वीडियो के अगर जो मुझे समझ आता है तो उन परचेज़ कर लेता हूँ। मतलब फाइनल चॉइस आपकी होती है? जी बिल्कुल। अच्छा, तो ध्यान दो मुझे बताएं इस वक्त आपके बाड़े पे कितना माल मौजूद है? अभी करंट मेरे पास 200 है। 200 माल है जिसमें से 50% आपने कहा कि सेल आउट हो चुका है? नहीं, इसमें से 50 जानवर जो है वो अगले साल के होंगे, तो 70 जानवर जितने हैं वो तकरीबन सेल हो चुका है मेरे पास। ये किस रेंज का माल है? रेंज मेरे पास है 4 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक। 4 लाख से लेकर 20 लाख रुपए तक। तो कादर भाई इसमें नस्लें कौन कौन सी रखी हुई हैं आपने? ऑलमोस्ट ये गुलाबी है, नुकरे में है, ब्राह्मण में है, चौलिस्तानी के अंदर है और धनी के अंदर भी है, कुछ गेने हैं, कोडू है, मुख्तलिफ ब्रीड्स हैं। नहीं तो जैसे कुर्बानी का जो शौकीन बंदा होता है, सही है, उसकी एक प्रेफरेंस होती है, तो आपके कस्टमर्स की प्रेफरेंस क्या है? मतलब
किस चीज़ को वो ज़्यादा पसंद करते हैं आपके देखो पास? जो शौकीन होता है ना उसकी कोई प्रेफरेंस नहीं होती है। जब वो जानवर को देखता है वो सोचता है कि आज मैं जो है काला बछड़ा लेके आऊंगा, लेकिन उसको अगर अबलग पसंद आता है तो वो लेके आता है जो आँख को अच्छा लगे। जो आँख को अच्छा लगे, हाँ, शौक बस वही सिंपल है कि जो किसी की आँख को अच्छा लगे वही है। तो कादर भाई मुझे ये बताएं कि ये बिजनेस जो है ये कितना प्रॉफिटेबल है? देखो प्रॉफिट की बात करूं तो अगर आप उसको सही तरीके से ईमानदारी से करते हैं तो उसमें प्रॉफिट होता है। लेकिन थोड़े से लोग थोड़ी सी गलती की वजह से ये होता है कि सीज़न के टाइम पे लोग माल उधार पे ले लेते हैं। अगर बारिश हो जाती है या सीज़न या मंडी ख़राब हो जाती है, किसी वजह से पिट जाती है, अब उधार में लिया, ऑब्वियस सी बात है अगर आपको कोई उधार माल देगा तो वो आपको उस रेट में तो नहीं देगा जिसके रेट में आपको कैश में लो और उसके ऊपर आप प्रॉफिट जनरेट कर लो। नहीं तो कितना रेटों में फ़र्क क्या आ जाता है? एक कैश का माल और एक उधार का माल, कितना यार फ़र्क देखो आप उधार ले रहे हो तो उधार के अंदर तो सामने वाले की मर्जी आपको माननी पड़ेगी। कैश के अंदर आपको अपनी मर्जी चलाने का मौका मिलता है। है? बिल्कुल ऐसे ही। उधार के अंदर आपको सामने वाले की मानना पड़ती है। अब वो सामने वाले की मानना, अब मैं मिसाल के तौर के ऊपर उधार पे माल लेके आ जाता हूँ और उसको 3-4 महीने खिलाता हूँ, फिर मंडी का खर्चा भी देता हूँ। अब ऑब्वियस सी बात है उधार में माल मुझे ऑलरेडी इतना महंगा मिला है, तो मंडी का खर्चा मैं इसको 3-4 महीने पाल के फिर मैं मंडी बेचने जाऊँगा तो मैं कहाँ इसमें प्रॉफिट जनरेट करूँगा? नहीं वो आपकी बात ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल आपके प्रॉफिट वहाँ जनरेट नहीं हो पाएगा। तो लेकिन अब जैसे आप कैश पे माल ले आए हैं, मिसाल है आपने एक 4 लाख का बछड़ा खरीद लिया है पीछे से, सही है, आप लाते हैं उसको 6 महीने पहले लाते हैं, तो 6 महीने में उसका क्या, एक बछड़े की बात कर रहा हूँ मैं, उस एक बछड़े पे अंदाजन आपका क्या खर्चा आएगा? अगर 6 महीने आप लगाते हो तो बिल्कुल, अगर आप गिरे से गिरा भी लगाते हो तो उसके ऊपर 1.5 लाख रुपये हमारा खर्चा आ जाता है। 4 लाख का बछड़ा हो गया, 1.5 लाख रुपये खर्चा हो गया, 5.5 लाख का पड़ गया, मंडी तक पहुँचता है 50,000 रुपये उसका वो खर्चा हो जाता है। 6 लाख का वो हमारे को घर में कॉस्ट पड़ जाती है। तो अगर हम लोग तो बस खुश नसीब होंगे अगर वो 7 लाख रुपये मंडी में मिल जाए तो अच्छा है, चलो यार, लाख रुपये तो जनरेट हो गए इसके ऊपर। बिल्कुल ऐसे ही है। तो आपको लगता है मतलब कि ये मंडी में ग्राहक इस तरीके का आता है जो 7 लाख का 8 लाख का बछड़ा फार्म से, कैटल फार्म का जो टेंट वगैरह लगता है, नुमाइश जो होती है, उससे ले जाता है? देखो अभी तो इतनी महंगाई है कि अगर आप लोग बोलते हैं कच्चे से, तो इस दफ़ा कच्चे में भी जाएंगे तो उनको फील हो ही जाएगा, क्योंकि देखो हम भी जो खिला रहे हैं, जो वंडा खिला रहे हैं, जो कच्चे में ले आते हैं वो भी वंडा वही खिला रहे हैं। तो ये अगर 20-25 हज़ार रुपये का फर्क होगा तो लेकिन हाइजीन का भी तो फर्क पड़ता है। अगर फार्म पे पला हुआ होता है बिल्कुल। वो टोटल वैक्सीनेटेड होता है, अगर वो 20-25 हज़ार एज कम्पेयर टू जैसे कच्चे वाला है, उससे अगर 20-25 हज़ार रुपये अगर वो एक्स्ट्रा अगर किसी फार्मर को दे रहा है तो मेरे हिसाब से उसको फार्मर से लेना चाहिए कि उसको पता है कि एक चीज़ हाइजीन है, और दूसरा इसमें हर किस्म की वैक्सीनेशन जो भी है, कोई भी फार्मर हो, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, कोई भी फार्मर होगा उसकी प्रायोरिटी होगी कि मेरा जानवर जो है वैक्सीनेटेड हो, तो हर बंदा जो है वो वैक्सीन करवाता है। तो ये वनडे की कीमतों में पिछले 1-2 साल में कितना इजाफा हुआ? पिछले 1-2 साल में नहीं हुआ, पिछले और इस साल के अंदर फर्क आप लेकर, पिछले साल जो तूरी थी 400 रुपये थी, 400 रुपये मन थी, 400 रुपये मन। हाँ, और इस दफ़ा तूरी जो है वो 1000 रुपये मन है, 1200 रुपये मन भी हुई है और 1300 रुपये मन भी हुई है। तो अगर आप बोलो कि यार मैं 2 लाख रुपये का पिछले साल जो जानवर लाया था तो इस साल मुझे 2.25 लाख का मिल जाए तो वो इम्पॉसिबल है, वो नहीं मिल सकता। प्राइसेस इसका मतलब वनडे की स्टेबल नहीं है? स्टेबल नहीं है, मुसलसल डे बाई डे बढ़ ही रही है। तो उसमें आप फिर अंदाजा कैसे लगाते हैं यार, मैं आज ही मैंने 1300 रुपये मन लिए, 1200 रुपये मन लिए, 2 महीने बाद 1500 रुपये मन भी हो सकती है? तो इसका अंदाज़ा नहीं होता है। वो जब आपका जब पूरा मंथ का जब स्ट्रक्चर बनता है, जैसे आप अपना कोई भी बिजनेस कर रहे होते हो तो अपना मंथली जो है अपना एक्सपेंस निकालते हो, तो आप मिसाल के तौर पर XYZ 2 लाख रुपये मेरा इस महीने का हुआ, तो आप अपनी कॉपी के अंदर अपने जानवरों के साथ 2 लाख रुपये ऐड करते हो। ठीक है। अगले महीने आप वो 3 लाख रुपये हो रहा है, अब वो 3 लाख रुपये ऐड करोगे, अगले महीने 4 लाख हो रहा है तो 4, तो आप वो टोटल जो है जितना मंथली आपका जो आ रहा होता है वो टिल एंड तक आप बकायद के सीजन तक लेके जाते हो कि भाई मेरा जो इतने जानवरों पे इतनी मेरी लागत आ चुकी है तो मेरे को पर जानवर इतना पड़ गया। ठीक है। तो ऑब्वियसली सी बात है, ये तो पूरा जो है वो हिसाब किताब हमारे पास बना हुआ होता है। तो ये मुझे बताएं, माशाल्लाह हमारी एक ऑर्गेनाइजेशन फार्मर्स की बनी है डेल्फा के नाम से, तो डेल्फा माशाल्लाह किस तरीके से फार्मर्स को ग्रो करने में हेल्प करती है? देखो डेल्फा की वजह से जो सबसे अच्छा काम जो है वो लोगों को पहले जो बता रही है कि जिन लोगों को नहीं पता था फार्मिंग के तरीके या कुछ प्रॉब्लम थे या आपस में लोगों के डिस्प्यूट भी थे, तो उसको जो है वो डेल्फा जो है बहुत इजीली जो है वो रिजॉल्व कर देती है। जैसे कोई इश्यूज बनते हैं या कोई मामला होता है या डेयरी सेक्टर के अंदर जितने मामला होते हैं, तो इसके अंदर जो है ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं। देखा अभी आपने देखा कि अभी एक्सपो के अंदर उन्होंने प्रोग्राम किया, स्पेशली मैं इस बात पे मैं हारिस बिठानी साहब को जो मुबारकबाद पेश करूंगा कि बहुत अच्छा इन्होंने, और इनकी मैं टीम को भूल गया कि इनके साथ और इनकी टीम को भी मुबारकबाद पेश करूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। लोगों को अवेयरनेस आई कि किस तरीके से, अच्छा जो लोग नहीं भी आते हैं तो वो लोग भी उन्होंने एक्सपो का रुख किया। जो मंडी हर कोई बंदा तो नहीं आता है, जैसे फैमिलीज़ नहीं आते, तो इन्होंने क्या किया, डेल्फा की एक काविश है कि ये फैमिलीज़ को लेके आया एक्सपो के अंदर और फैमिलीज़ को दिखाया कि भाई पाकिस्तान के अंदर कौन कौन सी ब्रीड है, किस तरीके से काम किया जाता है, क्या नहीं होता। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो एक मेला सजा दिया पाकिस्तान के अंदर। वैसे ही हम लोग यहाँ पर टेंशन में ही होता है और ये कोई लोग यहाँ भाग रहे हैं, कुछ वहाँ, तो एक तफरी का प्रोग्राम भी दे दिया साहब ने। जानवरों का जो शौकीन थे उन लोगों को भी फ़ायदा हो गया। मतलब माशाल्लाह इस बार एक्सपो जो हुआ डेल्फा का वो कामयाब गया आपकी नज़र? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। तो आने वाले वक्तों में डेल्फा और करेगा ऐसे एक्सपोज?
देखिए जितनी मेहनत है इन लोगों की, तो पहले तो उनको सलाम पेश करना चाहिए कि इन लोगों ने बड़ी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचाने के लिए। मेहनत तो बहुत है, इतनी बड़ी, इतनी बड़े एक्सपो को मैनेज करना और बहुत। दूसरी बात पे ये लोग काम कर रहे हैं खाली बेलॉस कर रहे हैं, ना इनकी कोई सैलरीज है ना कुछ है। तो बेलॉस फार्मर के लिए कर रहे हैं, फार्मर की अच्छाई के लिए कर रहे हैं कि फार्मिंग जो है दुनिया में लोग जो है कहाँ से कहाँ पहुँच गए फार्मिंग में। तो अब ये लोग जो है कोशिशों में लगे हुए हैं, तो अल्लाह ताला इनको कामयाब करे। अच्छा आप मुझे ये बताएं, आप सिर्फ कुर्बानी के जानवरों की कैटल फार्मिंग के हद तक हैं या आप ब्रीडिंग भी कराते हैं फिर जानवरों की? अभी मैंने 2-3 चीज़ों के अंदर जो है वो मैंने ब्राह्मण का सीमन रखवा है, फर्स्ट टाइम ट्राई किया है। अच्छा। वरना अभी तक तो मैं कुर्बानी के जानवर ही में था। अब मैं थोड़ा सा ब्रीडिंग की तरफ मूव हो रहा हूँ, देखते हैं क्या रिजल्ट है। जो आजकल इंसेमिनेशन का प्रोसेस चल रहा है, ये ब्राह्मण ब्रीड के हवाले से खास तौर पे ये कितना, मतलब क्या मैं कहूँ कि कितना ये रुझान है इसका आजकल? देखो ब्राह्मण जो है उसके अंदर मिक्स ब्रीड को या उसको मॉडिफाई करके हर बंदा ये चाहता है कि यार मैं एक चीज़ नई लेके आ जाऊँ। तो अब वो ब्राह्मण जो है वो अब दूसरी ब्रीड के साथ मिलकर कोशिश ये होती है कि कोई नई चीज़ निकले और उसको मॉडिफाई करके लोगों को दिया जाए, क्योंकि यूनिक से यूनिक चीज़ बनाई जाए। तो इसमें जो हमारे फार्मर जो लगे हुए मुख्तलिफ तरीके से काम कर रहे हैं, तो एक यूनिक ब्रीड है। जैसे अगर देखा जाए तो अगर ब्राह्मण की ब्रीड जो है वो इंडिया से स्टार्ट हुई है, फिर उसको ऑस्ट्रेलिया लेके गए, ऑस्ट्रेलिया से फिर वो अमेरिका चले गए और उसके अंदर जो है काम करके अब वो डिफरेंट ब्रीड हो गई। अब जिस तरह हमारे यहाँ पे साहिवाल को पजीरा ही नहीं देते हैं, बिल्कुल हमारी बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पजीरा ही नहीं देते ब्रीड है हमारी एज कम्पेयर टू ऑस्ट्रेलिया। उसको ऑस्ट्रेलिया में लेके गए साहिवाल को, अब उसका जो ब्रीड है उससे थोड़ा सा और उसको मॉडिफाई किया, अब उसका दूध आप देखें 18-18 लीटर जो है वो दूध दे रही है। तो ब्रीड तो वो हमारी है ना साहिवाल की, बिल्कुल हमारे यहाँ की ब्रीड है। तो ब्राह्मण में आपके पास इस वक्त क्या क्या चीज़ें मौजूद है? मेरे पास रेड ब्राह्मण में है, स्लगर में है, और कुछ छोटे बच्चे भी हैं ब्राह्मण के जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। अच्छा मुझे ये बताएं कि आपके पास और किस गेने का आपने जिक्र किया था, गेना, तो गेना कहते किस चीज़ को है? क्योंकि हमारे लोगों को पता तो है गेना, कोडू, अबलग, गुलाबी, ब्राह्मण हो गया, लेकिन लोगों को एग्जैक्ट मेरे ख्याल से अभी भी नॉलेज नहीं है, जो कि मैं चाहूँगा कि आपके हवाले से लोगों को नॉलेज पहुँचे कि एग्जैक्टली इस चीज़ को क्यों कहा जाता है, गेना, गेने को गेना क्यों कहते हैं। तो आप अगर हो सके तो हमें कुछ जानवर दिखाएं अपने के गेना है, अगर आपके पास कोई अच्छा तो दिखाएं गेना हमें। चलें फिर डिफरेंस जो है मैं आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग गेने पे शुरू करते हैं, पहले हम लोग कोडू से शुरू करते हैं, कोडू के बाद हम लोग गेने पे आते हैं, फिर बिचोले पे आते हैं। ठीक है। और ये बड़ी और छोटी घोड़ी का कॉन्सेप्ट भी क्लियर करिएगा। बड़ी और छोटी गोटी का ये होता है कि जो बिचौले के अंदर आता है वो छोटी कैटेगरी का है, ठीक है। और जो बड़ी गोटी का है वो फुल जो साइज में होता है, जस्ट लाइक दैट आप साहिवाल का बड़ा साइज लेते हो या ब्राह्मण का साइज लेते हो, बड़ी गोटी का हो गया। तो आप फिर गेना मंगाए, बल्कि कोडू मंगाए पहले आप, तो कोडू दिखाते हैं पहले ऑडियंस को कि कोडू कहते हैं किस चीज़ को है। 2 दांत अभी हुई है ये। तो अभी आपने सवाल किया था कि कोडू में और ये गेने में या दूसरी ब्रीड के अंदर क्या फ़र्क होता है छोटी गोटी का या बड़ी गोटी का। तो बेसिकली इसमें जो होता है एक कोडू होता है, गेना होता है, बिचोला होता है और एक फुल हाइट के अंदर होता है। अभी सब आप हमें दिखाने वाले हैं। तो मैं आपको बिल्कुल सारी चीज़ें दिखाता हूँ। तो पहला जो है बछड़ी आप ये देखें, ये कोडन है, इसके साथ में मैं आपको गेना भी लगा के दिखाता हूँ, आपको साइज डिफरेंस का मालूम पड़े। तो ये मुझे बताएं, अब ये कोडू आपने कितनी एज बताई इसकी? इसकी 2.5 साल एज है। इसकी 2.5 साल एज है, ये कुर्बानी के लिए अभी बिल्कुल रेडी है। सही है। तो इसका कितना शौक है कराची एड्स को? देखो कुछ लोगों को होता है शौक के यार कुछ, ये देखो रेयर चीज़ें हैं, रेयर चीज़ों के पैसे जो उस हिसाब से होते हैं। तो कुछ लोगों को होता है कि रेयर चीज़ का, हर चीज़ का देखो, कुछ बड़े लोग जानवरों को पसंद करते हैं, कुछ छोटी गोटी को पसंद करते हैं, कुछ गुलाबी को पसंद करते हैं, कुछ साहिवाल को पसंद करते हैं। तो हर शौकीन अपने हिसाब से। ठीक है। तो आप अब गेना भी मंगा के दिखाएं हमें कि गेना और कोडू में फ़र्क क्या है, ताकि लोगों को ये अंदाज़ा हो कि गेने को गेना और कोडू को कोडू बोला क्यों जाता है। चलें फिर मैं आपको अभी गेना मंगवा कर दिखाता हूँ। तो कादर भाई इस बार ये मंडी में लेके आ रहे हैं आप कोडू? जी बिल्कुल। तो ये फॉर सेल है या सेल हो चुकी है? नहीं, ये फॉर सेल है। ये फॉर सेल है, ठीक है। और जो गेना आप मंगा रहे हैं वो भी फॉर सेल है। वो भी फॉर सेल है, वो अभी नहीं बिका? नहीं बोले। अच्छा कादर भाई, ये बहुत मैंने देखा है कि कई जगह आपने देखा होगा जो कोडू जानवर या गेने जानवर होते हैं उनमें डिफॉर्मिटी होती है कि किसी की टांग टेढ़ी हुई भी होती है, तो उसका क्या सिलसिला होता है कि वो कुर्बानी के लिए जायज़ है? देखो यार, इसका तो फतवा लेना पड़ेगा जायज़ है या नहीं है, क्योंकि मैं अगर कुछ बोल दूँ तो बहुत सारे लोग शायद मेरे खिलाफ हो जाए। तो वो तो बेहतर कोई बता सकता है। लेकिन वो जैसे अगर जिसका पाँव टेढ़ा होता है, ये हो तो बाई बर्थ जो है उसमें पोलियो का इशू होता है, तो उनकी वजह से उनके पाँव वगैरह जो है वो मुड़ जाते हैं। सम टाइम जो अगले पाँव मुड़े हुए होते हैं, सम टाइम पिछले पाँव मुड़े हुए होते हैं, या किसी का मुंह टेढ़ा हुआ होता है। टेढ़ा हुआ होता है, बिल्कुल। तो बेसिकली वो तो अगर मेरे नज़दीक देखा जाए, मैं अपनी राय दे रहा हूँ, मैं सबकी नहीं दे रहा हूँ, तो मेरे नज़दीक जो है वो उसके अंदर फॉल्ट है। अच्छा, ये अब कोडू और गेना हमारे सामने आ गए हैं, तो ये मुझे बताएं कोडू और गेना कितना फ़र्क है हाइट का? अभी आपके सामने आपका कैमरामैन दिखा रहा होगा कि कितना फ़र्क है।
ये फ़र्क तो है, मुझे बताइए अगर ये कोई चाहे कि आपका कस्टमर आकर कोई इसको पसंद करता है, सही है, और कहता है कादर भाई इस साल नहीं अगले साल पे ले जाओ, तो ये पलने की गुंजाइश रखते हैं इतनी कि अगले साल पे जाके ये वजन बढ़ाएंगे या इनकी हाइट में भी इजाफा होगा? देखिए हाइट में तो इजाफा नहीं होगा, क्योंकि दोनों आप जो जानवर देख रहे हैं ये दोनों दो दो दांत हो चुके हैं। ठीक है, अब वो एक कोडन है, तो कोडन का मतलब यही है कि अभी ऐसी साइज के अंदर रहेगी। ठीक है। वो गहना है, वो ऐसी साइज के अंदर रहेगा। हाँ, वेट गेन कर जाएगा वो अलग बात है। तो वेट में एक साल में गेने और कोडू जानवर टाइप में कितना वजन में इजाफा हो जाता है? क्या डिपेंड करता है, कुछ जानवर जो है अच्छा वेट ग्रो कर जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि अब ये थोड़ी सी ब्रीड अलग से है, तो अब इनका हम एग्जैक्ट तो कुछ बढ़ा नहीं सकते। हाँ, अगर दूसरा कोई जानवर होता है जैसे नॉर्मल जो ब्रीड्स होती हैं, तो वो होता है कि 25 से 30 किलो पर मंथ बढ़ाता है। अगर इसकी हम लोग बात करेंगे तो इसमें मेहनत ज़्यादा होती है, और ये 10 से 15 केजी पर मंथ जो है वो वेट बढ़ाता है। तो इसकी ग़िज़ा में अभी आपने क्या रखा हुआ? वनडे के साथ कोई दूध मक्खन वगैरह इस तरह की चीज़ चल तो मैं खाली देसी वनडे पाल रहा हूँ। दूध या मक्खन जो भी अगर जैसे हमसे कोई खरीद लेता है या मेरा कोई पर्सनल शौक का है, तो उसको मैं घी तो नॉर्मली सब जानवरों को चलता है। हाँ, मक्खन और दूध जो जैसे मुझे अपना पर्सनली पसंद का कोई जानवर है तो मैं उसको दूध भी पिला रहा हूँ, मैं मक्खन भी खिला रहा हूँ। या किसी कस्टमर के पलाई के ऊपर अगर मेरे पास खड़े हुए हैं, तो अगर वो मुझे बोल रहे हैं कि इनको आप दूध पिलाओ, तो हम उसको पिला रहे हैं। मतलब इन शॉर्ट आप कस्टमर की डिमांड पे पलाई करके देते हैं और उसी हिसाब से आप उनकी बजटिंग करते हैं? बिल्कुल। कि कोई कहता है कि यार अगर मेरे जानवर को आप ये चिकनाहट ज़्यादा चलवाएं, तो आप उसी हिसाब से उसका पर मंथ बजट बनाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल कि ये पैसे होंगे पर मंथ, और कोई नहीं करता तो आप उसको आम देसी वनडे पे चलाते हैं? जी बिल्कुल। चलें, और क्या क्या दिखा रहे हैं अपना कादर भाई आप हमें? अब मैं आपको बिचौला दिखाता हूँ। अब बिचौला देखें, अभी आपने कोडू देख लिया, कोडू के बाद जो है वो गेना भी देख लिया, अब बिचौला देखें। हाँ, कादर भाई साहिवाल ब्रीड जो है हमारी आहिस्ता आहिस्ता मार्केट से गायब होती चली जा रही है। अब ज़्यादा ब्राह्मण का रिवाज हो गया है, या क्रॉस बछड़े जो बड़े छोटी के बछड़े कहलाते हैं, लोग उनको ज़्यादा पसंद करने लग गए हैं। हालांकि एक ज़माना था जब लोग सिर्फ जाके साहिवाल की बछिया जो थी बड़ी मशहूर थी, आपने भी सुना होगा, आप इतने अरसे से माशाल्लाह काम कर रहे हैं इस हवाले से, तो साहिवाल कहाँ गायब हो गया अचानक से? देखो आपको किसने बोल दिया कि साहिवाल जो है वो ब्राह्मण की तरह कद नहीं करता? बिल्कुल करता है। उसकी बछड़ियाँ भी जो है अच्छी है। अगर देखा जाए पर्सनली मुझे साहिवाल की बछड़ी और बछड़े दोनों पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अब रेड कलर होता है उनका, लोगों को पसंद नहीं है। अगर हम लोग की जितनी मेहनत हो जाती है तो कंज्यूमर आके उसको इतने पैसे पे नहीं कर रहा, जबकि छोटी बछड़ी होगी अगर उससे आधे वेट की, अगर वो गुलाबी होगी तो कंज्यूमर को उसको वो पसंद है, वो उसको पैसे पे कर रहा है। इस वजह से गुलाबी के रेट एज़ कम्पेयर टू साहिवाल के बहुत ज़्यादा हैं। तो इसका मतलब साहिवाल का आहिस्ता आहिस्ता शौक हमारी उसमें ख़त्म हो चुका है? नहीं, बहुत सारे लोग इसको कर भी रहे हैं कि आप जो इसके जो साहिवाल लवर हैं तो वो अपनी जगहों पे इसको पाल भी रहे हैं। कुछ लोग इसको ब्रीडिंग पर्पस के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि इसका दूध भी बहुत अच्छा है। अगर पर्सनली ओपिनियन अगर मेरा है तो मुझे ये ब्रीड बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि पाकिस्तान की ब्रीड है और बहुत ज़बरदस्त है। ठीक है। अच्छा कादर भाई, आपने काफ़ी सारा माल मंगा लिया, ये आपने कहा ये विचोला माल है, सही है। तो पहले आपने कोडू दिखाया हमें, फिर गेना दिखाया, और ये अभी विचोला आया, ठीक है। तो विचोला तो ये हाइट के हिसाब से विचोला कहलाता है? जी बिल्कुल। वैसे ये जो आप माल दिखा रहे हैं हमें, जो हमारा वीडियो में दिख रहा होगा इस वक्त, लेकिन ये हाइट के हिसाब से विचोला माल है, ये वैसे क्या ब्रीड क्या कहलाएगी? ये चोलिस्तानी ब्रीड के अंदर है। ये तीनों जानवर चोलिस्तानी ब्रीड के अंदर है? अच्छा, इसमें ज़रा ये मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करिएगा। ये आमतौर पे लोग अबलग कहते हैं, डब्बा कहते हैं, चीना कहते हैं, तो अबलग और चीना ये नस्लें तो नहीं है? ये प्रिंट के हवाले से नहीं, ये प्रिंट के हिसाब से आप मिसाल के तौर पे अभी आप बछड़ा दिख रहा होगा इसके अंदर, इसमें एक अबलग है, ठीक है, सही है, एक इसमें डब्बा टाइप भी है आप बिल्कुल। तो अब ये तीनों देखा जाए तो तीनों चोलिस्तानी है। एक में इसमें देखो आप, इसका नाक गुलाबी है, बिल्कुल, तो गुलाबी अबलग में आ गया, ठीक है। बाकी चोलिस्तानी ब्रीड के अंदर है। तो गुलाबी का फ़र्क क्या है? गुलाबी में क्या सिर्फ नाक से पकड़ा जाता है कि गुलाबी नाक है तो गुलाबी कहते हैं? नहीं, नाक के साथ स्किन का गुलाबी होना तो वो जानवर की वैल्यू को जो है वो इनहेंस करता है। ठीक है। नाक के साथ अगर उसकी बॉडी भी गुलाबी है, तो जिस तरह से उसकी बॉडी गुलाबी होगी तो जितने पॉइंट्स इसके बढ़ेंगे उतने पैसे ही बढ़ेंगे। तो इसका मतलब कराची वालों को बहरहाल हमारे ज़्यादा गुलाबी का ही शौक है? नहीं, सबको नहीं बोल सकते। कुछ लोगों को ब्राह्मण का शौक है, किसी को बड़े जानवर का शौक है, किसी को छोटे जानवर का शौक है। हर चीज़ का शौकीन अलग है। तो ये जो चोलिस्तानी ब्रीड अभी हम दिखा रहे हैं, तो चोलिस्तानी में विचोले ही ज़्यादा हाइट में होते हैं या बड़ी घोड़ी के जानवर भी आते हैं हाइट वाले? चोलिस्तानी बिल्कुल हाइटेड भी होता है और इसमें बिचोला भी होता है, तो दोनों है। एक आपने कहा इसमें अबलग है, बाकी दो डब्बे कलर में आ रहे हैं जी। तो डब्बे और चीने में क्या फ़र्क होता है? चीने के अंदर छोटे छोटे बहुत सारे निशान होते हैं वाइट के ऊपर, जो आपने देखा होगा, तो उसको चीना कहते हैं। तो इसके बाद हमारे लिए क्या आप दिखा रहे हैं? इसके बाद आपको दिखाते हैं कि आप ब्राह्मण और साहिवाल के अंदर जो चेन देख रहे थे, आप दोनों बछड़े में। अच्छा, ब्राह्मण और साहिवाल से पहले आप मुझे बताया, बड़ी देर से मुझसे दूध पत्ती का जिक्र कर रही है। दूध पत्ती पिलाई तो आपने है नहीं, क्या है दूध पत्ती, क्या है? नहीं, मैंने आपको दूध पत्ती नहीं पिलाई है। अरे देखा जाए तो दूध पत्ती थी, हमारे पानी पिला रहे नहीं। और दूसरी बात, दूध पत्ती एक वो बछड़ा है, वो असल में यहाँ से अभी आपके सामने ला रहा था साथ में, तो वो भाग गया। उसका कलर थोड़ा सा यूनिक है, तो मैं चाह रहा था कि आपके व्यूवर्स को वो भी दिखाएं, थोड़ा सा डिफरेंट चीज़। मंगाए ना दूध पत्ती, इतनी हो गई है, चले पी भी लिया हमने, आपने अब कह ही दिया है कि पिला दिए, तो दिखा भी देते हैं दूध पत्ती है क्या? वो खड़े हैं, चलो दूध पत्ती भी गुलाबी है? गुलाबी है। गुलाबी उसका कलर यूनिक है ना, सोने की तरह है ना।
कलर मतलब कलर यूनिक है। हाँ सोने की मुझे बेसिकली वो अट्रैक्टिव लगता है क्योंकि मेरी फील्ड से रिलेटेड है। तो ब्रीड क्या उसकी, चोलिस्तानी है ब्रीड? वो बेसिकली सिंध की ब्रीड है। सिंध की ब्रीड है? तो सिंध की कौन सी ब्रीड है, कोई नाम खास होगा उसका? यार सिंध की नॉर्मल ब्रीड है, पर अल्लाह ताला ने उसको कलर दे दिया है। ठीक अब वो है। किसी के पास और पहुंच जाए तो उसको कुछ और नाम दे दे, वो अलग बात है। तो ये आपने जानवर को सिर्फ उसके दूध पत्ती कलर मखसूस उसके उसकी कलर वजह की से? वजह से देखा, वो देखा ना दूध के ऊपर, आपने देखा हो चाय बनाते हो उसके ऊपर जो मलाई आ जाती है, बिल्कुल बिल्कुल। तो मुझे वही लगता है कि ये चाय बनी हुई है, उसके मुंह पे जो मलाई लगी हुई है जो व्हाइट हुए तो चाय के ऊपर दूध पत्ती हो गया, लाइक दैट, ऐसा ही है। तो मतलब उसी खसूसियत की वजह से आपको वो पसंद आया और आपने उसको खरीदा? जी। तो वो फॉर सेल है या वो सेल आउट हो? नहीं, वो फॉर सेल है। फॉर सेल है, चले। तो बछड़ा है ये? जी बछड़ा है। कितने दांत में ये? 2 दांत का। 2 दांत है। कादिर भाई फाइनल ये दूध पत्ती आपने मंगा लिया हमारे सामने, दिख तो नहीं रही मुझे टेबल पे, मुझे तो सामने बाग में खड़ी हुई दिख रही है। चलो बाग में खड़ी हुई तो दिख रही है। नहीं, मैं पी के जाऊंगा दूध पत्ती आपसे एक और दफ़ा। तो ये मुझे बताएं इसकी उम्र क्या है और ये आपने कहाँ से खरीदी और इसका प्लान क्या है? ये फॉर सेल है या बिक चुका है बछड़ा? देखिए पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इसको दूध पत्ती बोलते हैं क्यों है। चाय की तरह कलर है और चाय के ऊपर किसी ने मलाई डाली हुई है, इसका फेस देखो वाइट है, तो चाय के ऊपर जो मलाई डाली हुई है इसलिए हमने इसका नाम रख दिया दूध पत्ती। एज इसकी अभी 2 दांत हुआ है और अभी भी फॉर सेल है और ये ब्रीड सिंध की है और मैंने हैदराबाद से परचेज़ किया है। तो आप की प्रेफरेंस क्या होती है कि मैं 2 दांत में जानवर सेल कर दूं कुर्बानी वाले कस्टमर को, या उसकी प्रेफरेंस पे आप करते हैं कि अगर वो बोले नहीं यार 2 दांत है अभी तो आप इसको 6 दांत तक ले जाओ, मतलब अगले सालों के लिए ले जाओ पलाई के लिए? तो क्या 2 तरह के कस्टमर हैं, अब मेरे पास दोनों तरह के कस्टमर के लिए माल है। देखो कुछ जो है हैवी जाइंट पसंद करते हैं तो उनके लिए मेरे पास उस तरीके का माल है। कुछ लोग बोलते हैं कि यार हमें ताज़ा 2 दांत हो या 4 दांत हो, एटलीस्ट बस इससे ज़्यादा ऊपर ना हो, तो उस हिसाब से अब वो जितने दांत होगा, मतलब अब मैं बोलूँ कि यार मैं 2 दांत के अंदर जो है 15 मन का बछड़ा दे दूँ तो ये हो नहीं सकता। बिल्कुल। तो मतलब वो एज के साथ वेट ग्रो करता है। तो कितनी मतलब 2 दांत के बाद या 4 दांत के बाद बछड़ा वजन ज़्यादा उठाना शुरू तो 2 दांत के बाद जो है वो वजन उठाता है, क्योंकि अभी 2 दांत के बाद वो जितना पलता चले जाता है, क्योंकि जो एवरेज है वो आदमी 6 साल तक इनको पालते हैं, तो जितना वो वेट बढ़ता जाता है तो। अच्छा, इसमें कुछ खस्सी और हांडू का भी फ़र्क होता है कि खस्सी होने के बाद बछड़ा ज़्यादा वजन उठाता है, या हांडू में भी वैसे ही कि कुछ लोग कहते हैं गर्दन बना लेता है ज़्यादा? देखो आंडू जो होता है जब तक रखा जाता है जब तक वो गर्दन बना रहा होता है, जब आपको लगता है कि इसकी गर्दन जो है वो मुनासिब हो चुकी है तो फिर उसको जो खस्सी करा दिया जाता है, उसकी बैक के ऊपर जो है काम हो जाए। तो एज ब्रैकेट क्या होता है ये खस्सी कराने का? क्या मतलब अभी बनने देंगे इसको? एज ब्रैकेट नहीं होता है, बेसिकली देखते हैं कि यार इसकी हाइट पूरी हो गई है और इसकी गर्दन चौड़ी हो गई है और इसका कलर मुझे ब्राइट चाहिए थोड़ा सा, जैसे अभी थोड़ा सा डार्क कलर है, मुझे थोड़ा सा लाइट कलर में चाहिए तो मैं उसको खस्सी करवा दूंगा। ठीक है। तो अच्छा कादर भाई मुझे ये बताया, भैया दूध पत्ती के बाद ब्राह्मण और साहिवाल की बात चल रही थी पीछे जब हम बात कर रहे थे, तो ब्राह्मण और साहिवाल में आपके पास क्या है वो दोनों मंगा के हमें दिखाएं और दोनों का डिफ्रेंशिएट करें कि भाई इसमें ये फ़र्क है इसमें ये फ़र्क है। ब्राह्मण को ब्राह्मण क्यों कहते हैं? क्योंकि कई लोग जो मुझ जैसे नालायक लोग हैं वो साहिवाल को भी ब्राह्मण में ले जाते हैं। तो अब मुझे ये बताएं कि दोनों का फ़र्क क्या है, वो आप हमें मंगा के दिखाएं ताकि ऑडियंस को भी पता लगे कि दोनों में फ़र्क चलो क्या मैं होता है। दोनों मंगवा लेता हूँ, पहले ब्राह्मण और साहिवाल, इसके साथ ही जो है फिर आप देख लेते हैं। अच्छा कादर भाई, साहिवाल और ब्राह्मण आ गए हमारे सामने, तो मुझे ये बताएं अब इसमें से साहिवाल कौन सा और ब्राह्मण कौन सा और दोनों में फ़र्क क्या है? देखिए सीधे हाथ के ऊपर जो खड़ा हुआ है वो है साहिवाल और जो उल्टे हाथ में खड़ा हुआ वो है ब्राह्मण। ठीक है। ब्राह्मण के अंदर जो है वो दूसरी खूबसूरत के अलावा देखो इसका बॉडी स्ट्रक्चर एज कम्पेयर टू साहिवाल के डिफरेंट होता है। लोगों को खाली एक ही कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि खाली ब्राह्मण का जो कद है वो लंबा होता है। ठीक है। अब मेरे पास आप देख ले दोनों है, ब्राह्मण प्योर में नहीं है लेकिन 80% ये ब्राह्मण में है ब्राह्मण में है और साहिवाल है वो आपके सामने खड़ा हुआ है। अब लोगों को खाली ये कंसेप्ट हो जाता है कि आज जिसके कान लंबे हैं वो साहिवाल के भी लंबे होते हैं, तो बॉडी स्ट्रक्चर होता है, बॉडी पॉइंट्स होते हैं, पाँव देखें दोनों में डिफरेंस होगा। हालांकि हाइट एक जैसी है लेकिन अगर पाँव के अंदर आप डिफरेंट देखें और बॉडी स्ट्रक्चर देखें तो ब्राह्मण का एज कम्पेयर टू साहिवाल आपको डिफरेंट दिखेगा। नहीं, तो दोनों के वज़न में कोई फ़र्क आता है या दोनों की, जो आपने हाइट की बात करी सही है, ये मैच्योरिटी पे जब पहुँचते हैं जानवर तो दोनों की हाइट में फ़र्क आता है? साहिवाल का कद वैसे लंबा ज़्यादा होता है या ब्राह्मण का ज़्यादा होता है? ब्राह्मण एज कम्पेयर टू साहिवाल जो है ब्राह्मण का कद ज़्यादा होता है। अगर वो 100% होता है तो उसकी तो क्या ही बात है, लेकिन अगर देखा जाए तो एज़ कम्पेयर टू कुछ साहिवाल बच्चे भी ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ब्राह्मण को जो है वो कम्पीट कर रहे होते हैं, लेकिन अगर ब्राह्मण की तो अपनी बात है क्योंकि वो मीट फैक्ट्री है। ठीक है। तो ये ब्राह्मण है कौन सा आपका? आप कुछ नाम इसका स्पेसिफाई करेंगे? जैसे V8 होता है, अपाचे होता है। मेरे पास जो है ये अपना इंडियन ब्राह्मण है, इंडियन के साथ जो थोड़ा सा मिक्स है, मतलब ये जो क्रॉस हुआ होगा तो लोकल ब्रीड से हुआ है, ठीक तो 80% में है। मतलब साहिवाल क्रॉस ही हुआ हुआ है? जी जी बिल्कुल साहिवाल क्रॉस हुआ हुआ है। ठीक है। तो अब अच्छा मैं देख रहा हूँ उसमें ज़रा काला रंग उसमें ज़्यादा आ रहा है ब्राह्मण का। जी, तो कलर से मैटर नहीं कर रहा होता, कभी किसी का डार्क होता है कभी किसी का लाइट होता है। ठीक है। वो मैटर नहीं कर रहा होता आपके ऊपर। ठीक है। तो इसके बाद क्या दिखा रहे हैं आप हमें?
इसके बाद वो क्रॉस सूरजमुखी, जिसको आजकल जो सूरजमुखी बोलते हैं, वो आपको मैं दिखाता हूँ क्रॉस में सूरजमुखी। मंगवा लें आप, सूरजमुखी दिखाएं। खड़िए चो। तो सूरजमुखी कहाँ क्यों जाता है इन जानवरों को? सूरजमुखी जैसे हमारे यहाँ जो होता है सूरज ग्रहण के अंदर जो बच्चे पैदा हो जाते हैं, जिनकी जो है आईलैशेस जो है वाइट, अल्बिनो जिनको कहते हैं, अल्बिनो कह रहे हो, तो बस ये वही है। तो धूप वगैरह से इनको कोई फर्क पड़ता है बहुत ज़्यादा? नहीं, ऐसा इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने सुना धूप में खड़ा करो तो इनकी बहुत ज़्यादा इनकी आई साइड वो बिल्कुल 100% जो होते हैं। हाँ। उनका अब ये माइनर है तो माइनर के अंदर कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो इनकी पलकें भी सफ़ेद होती हैं, इनकी पलकें भी और आंखें भी सफ़ेद होती आंखें हैं, भी सफेद होती मतलब पूरा सफ़ेद होते हैं। हैं। जी जी ठीक है, तो ये क्रॉस बछड़ा जो हम दिखा रहे हैं पीछे, जी, ये गुलाबी के ना अल्बिनो कह लें आप इसको। अच्छा गुलाबी कह लें या अल्बिनो कह लें? गुलाबी के अंदर अल्बिनो, गुलाबी के अल्बिनो अंदर और क्रॉस में। अच्छा क्रॉस में, तो ये देसी बछड़ों में भी यही होता है? देसी में भी यही होता तो नुकरे और अल्बिनो में क्या फ़र्क है? मतलब नुकरे और सूरजमुखी में क्या फ़र्क है? है। ये सूरजमुखी के अंदर उसकी आंखों का फर्क है ना। देखो नुकरा जो है वो उसकी नोज जो है वो बिस्किटी कलर की होती है, वो वाइट होता है। ठीक है। अब ये सूरजमुखी, उसकी आंखें वाइट होती हैं, पलकें वाइट होती हैं, तो वो डिफरेंट दोनों जो है वो अगर देखा जाए तो दोनों अगर डिफरेंट ब्रीड रहती है। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये जो अल्बिनो है वो कोई ब्रीड नहीं है, वो रेयर केस है जो एक आध बच्चा निकल आता है। जिस तरह बच्चे इंसानों के अंदर कोई सूरज ग्रहण के अंदर पैदा हो जाता है जिसका वाइट कलर होता है, जिसकी वाइट आंखें होती हैं और दिन में सही से प्रॉपर नहीं दे सकता, सेम उनका यही है। नहीं तो अल्बिनो का फिर इसका मतलब प्राइस के हवाले से वैल्यू ज़्यादा रखता होगा ये, क्योंकि एक रेयर एज चीज़ है। कम्पेयर टू दूसरे से थोड़ी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन थोड़ी बहुत ज़्यादा होती कितना डिमांड कितनी है इसकी ऐसे जानवर की? क्योंकि रेयर चीज़ है तो हर कोई चाहता है कि मैं यार अच्छी से अच्छी चीज़ की है। कुर्बानी देखो करूं। जिसकी चीज़ होती है उसकी अपनी डिमांड होती है। अब मेरी चीज़ है, मेरी अपनी डिमांड है। अब क्या पता कोई इससे कम में दे रहा हो, क्या पता कोई इससे ज़्यादा में दे रहा हो। नहीं, मेरा मकसद ये था पूछने का कि कस्टमर आपके पास आ रहा है तो वो नुकरा ज़्यादा पसंद कर लेगा या सूरजमुखी की तरफ चला जाएगा? क्योंकि खूबसूरती में तो ऊपर ये आ रहा है। कस्टमर देखो हमेशा सोच के कुछ आता है और लेके कुछ जाता है, तो कस्टमर के ऊपर ये होता है जो उसकी आंख को अच्छा लगे वो। अच्छा मुझे ये बताया, आपने ब्राह्मण का जिक्र किया था, तो ब्राह्मण एक बच्चा आपने मुझे दिखाया था आपके पास है जी। जो 4 महीने का आपने बताई एज है, तो मैं चाहता हूँ कि आप वो अपने पास मंगाएं और हमें दिखाएं और बताएं कि वो कौन सी नस्ल में है ब्राह्मण। अभी ये जो आपको बच्चा दिखा रहा हूँ, ये देखें, ये भी ब्राह्मण के अंदर है। ठीक और है। एज में 4 मंथ है माशाल्लाह। और अभी मैंने रिसेंटली इसको कुछ टाइम पहले लिया है। तो अब आप इसका फेस देख लें, आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। और 4 महीने की एज के अंदर जो है इसका हाइट आप देख रहे हो, इसके जॉइंट देखें, इसके पिछले पाँव देखें, इसके अगले पाँव देखें, तो उसमें आपको सब में एज़ कम्पेयर टू जो दूसरे बच्चे होते हैं उसमें आपको डिफरेंट दिख रहा होगा। अभी आपने देख रहा है कि अभी अपनी माँ के साथ ही घूम रहा है, तो उसमें है कि अगर ये ब्राह्मण जो है वो बेसिकली मीट फैक्ट्री है। तो वो अगर दूसरा कोई बच्चा होता 4 महीने के अंदर इतनी ग्रो नहीं करता जितनी इसने की है। तो कादर भाई मुझे ये बताएं, अब ये 4 महीने में इतना है तो ये जब 2 दांत हो जाएगा तो उसका गंद कहाँ जाएगा? देखो बाकी ये हमने तो लिया है कि अपने शौक के अंदर, और बाकी जो है अल्लाह ताला है, तो जहाँ तक इसकी हाइट ले जाए। तो ये ब्राह्मण की किस उसमें आ रहा है? जो आप और मैं पहले बात कर रहे थे, V8 होता है, अपाचे होता है, जो डिज़ाइनर होता है, तो ये किस उसमें आ जाता है? ये इंडियन के अंदर है। इंडियन रेड ब्राह्मण। जी, इंडियन रेड ब्राह्मण। तो वैसे ब्राह्मण की किस्में होती कितनी है? शाम कितनी? अगर देखा जाए तो अभी पहले तो 28 थी, अभी 30 से 35 हो चुकी है कि लोगों ने जो है वो उसको मॉडिफाई किया है, दूसरी अपने साथ जो लोकल ब्रीड के साथ मिला के मॉडिफाई कर करके डिफरेंट नेम के साथ, जैसे वेल्कानो है, पिटाशू है, तिमोन है, कौन सा जैकपॉट है जो मैंने अभी अपनी गाय के अंदर उसका सीमन भी रखवा है। अच्छा, तो तो आप किस गाय के अंदर से मन रखवाया आपने? वो मेरे क्रॉस के अंदर गुलाबी है, उसके अंदर रखवा है चेक करने के लिए। अगर मैं थोड़ा सा डिफरेंट की तरफ गया कि अब वो मिक्सचर के साथ क्या निकलता है वो अल्लाह को मालूम है। तो ये मुझे बताएं, जो ब्राह्मण बेसिकली तो आपकी जो है मीट पर्पस के लिए ये ब्रीड थी, ठीक है, लेकिन हम बाहर की वीडियोस वगैरह देखते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा ऑक्शंस होते हैं जो कि खासे महंगे ऑक्शंस होते हैं। $3500 का भी बिकता है, $4000 का भी, $10,000 का भी बिक रहे होते हैं। तो वो क्या फ़र्क है, मतलब वो क्यों उतना महंगा है? ये देखो वो नॉर्मल चीज़ को अगर आप मॉडिफाई करते हो, इवन आप अपनी गाड़ी को मॉडिफाई करते हो, 6 लाख रुपए की गाड़ी लेते हो और जब मॉडिफाई करते हो 3-4 लाख रुपए उसके ऊपर लगाते हो, ऑब्वियसली सी बात है फिर उसकी डिमांड भी उसी हिसाब से करते हो। तो ये भी अगर मॉडिफाई हो जाता है, वो किसी अपनी लोकल ब्रीड के साथ उसको मॉडिफाई किया है, तो वो थोड़ा सा यूनिक लेवल आ जाता है, तो यूनिक लेवल के साथ उसके पैसे भी बढ़ जाते हैं, मतलब वो एग्जीबिशन क्लास बन जाती है। एग्जीबिशन क्लास हो जाता है। अच्छा, मैंने सुना है आपने इस बार माशाल्लाह बकरों का भी शौक किया और बड़े बकरों का शौक किया, जी। तो वो कब से शौक पड़ा और ये पहला साल है आपका? जी, बकरों के अंदर जब मैं पाल रहा था वो अपने घर के लिए पाल रहा था। अभी थोड़ा सा एग्जीबिशन की तरफ थोड़ा सा दिखाने के लिए कि यार थोड़ा सा शौक इस तरफ से डाइवर्ट हुआ है, तो थोड़ा सा बकरों का भी शौक किया जो मैं आपको अभी दिखाता हूँ। बकरे दिखाएं आप हमें अपने माशाल्लाह। अच्छा कादिर भाई, माशाल्लाह ये पहला साल है आपका जिसमें आप बड़े बकरों के शौक में भी आ गए हैं, तो मुझे ये बताएं ये शौक कैसे पड़ गया और माशाल्लाह इस बार कितने बड़े बकरे आपने इकट्ठे किए अपने लिए? देखो यार, शौक तो बहुत पुराना है लेकिन नाजुक जानवर है, तो अपने घर की कुर्बानी का जानवर तो हम 10-12 बकरे ऐसे पाल लेते हैं। तो एक दफ़ा जो है वो थोड़े से हमारे कज़न है, तो उनको भी शौक था साथ में, तो उन्होंने बोला थोड़े से बड़े बकरों का भी काम। वैसे आप छोटे बकरे भी देख रहे हैं मेरे पास बहुत सारे खड़े हुए, तो थोड़ा सा फैंसी की तरफ एक दफ़ा मूव हुआ है।
कादर भाई मुझे ये बताएं, बड़े बकरे आपने लिए हैं तो इनकी खसूसियत क्या है बड़े बकरों की? ये देखो, खूबसूरत तो ऐसे तो कुछ खास नहीं होती है, लेकिन जब आप एक बकरे के ऊपर जब आप उसको नॉर्मली बकरे को कोई दूध नहीं पिलाता, अब 1-1.5 किलो आप इसको दूध पिलाते हो, इसको मक्खन खिलाते हो, इसकी हाइजीन का ख्याल करते हो एज़ कम्पेयर टू दूसरों के, इसको आप अपने बिल्कुल बच्चों की तरह पाल रहे होते हो, तो यार वो सीधी सी बात है कि वो फ़र्क तो आपको दिखाएगा। हाँ नहीं, फ़र्क तो आएगा डेफिनेटली। तो ये मुझे बताएं कि आपने पाले कहाँ हैं बकरे? कराची में ही पाले हैं या आप कहीं पीछे पलवाते हैं बकरे? ये बेसिकली हमारे पीछे पल रहे थे, अभी सीज़न का टाइम है तो सीज़न के टाइम में हमारे फार्म के ऊपर शिफ्ट हो जाते तो हैं। जंतर वगैरह का इसको शुरू हो गई है या जंतर अभी नहीं उतरी कराची में? नहीं, जंतर अभी 10 दिन के बाद उतरेगी, अभी तक तो लूसन ही चल रही है। अच्छा, मैंने सुना बड़े बकरे की, ये जो बकरे माशाल्लाह आपके हैं जितने हैवी और माशाल्लाह खूबसूरत बकरे हैं, इसकी बिरयानी बड़ी खूबसूरत कह रहा हूँ, बड़ी लजीज बनती है। तो बिरयानी का क्या हिसाब किताब है? खिलाने वाले हैं इस बार, नहीं खिलाने वाले? बिल्कुल, जब हम लोग इसका दवा करेंगे इंशाल्लाह ईद वाले दिन, तो आपको बिल्कुल इनवाइट करेंगे, और बारबेक्यू लिए तो इनवाइट कर लेंगे कि यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बारबेक्यू भी कर लेंगे और बिरयानी भी खा लेंगे। आप देखिएगा एज़ कम्पेयर टू दूसरे बकरे की बिरयानी, इस बकरे की बिरयानी बिल्कुल लजीज बनती है। इसकी वजह यह है कि दूध और मक्खन वाली है, इसका गोश्त तो ऑब्वियसली बात है कुछ तो चेंज होगा। बिल्कुल लजीज होता है। अच्छा कादर भाई, अब मुझे ये बताएं कि आपने दूध पत्ती गायें तो दिखा दी है, सही है। दूध पत्ती जो मैंने कहा आपने पहले पिलाई है, उसमें मुझे लग रहा था पानी मिलाया हुआ है, तो अब खालिश दूध पत्ती कब पिलाने वाले हैं? बस अभी खाली दूध पत्ती इंशाल्लाह अभी आपको पिलाते हैं। चलें, वो हम उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बाकी कादर भाई, आपसे मुलाकात करके बड़ा मज़ा आया, इस गपशप का बड़ा मज़ा रहा। तो इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात करेंगे ईद के बाद। तब तक के लिए इजाज़त हमें। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।